हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप लोगों का मेरे चैनल पर स्वागत है मिशन लक्ष्य पर। और यहाँ पे जैसा कि हम लोग यूनिट 8 पढ़ रहे हैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो और इसके पहले की जो टॉपिक है वो कवर हो चुके हैं, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और आज का जो टॉपिक है वो पार्ट 7 आज पढ़ेंगे। आज के जो है हम लोग पढ़ रहे थे कि जो व्यवहारवाद है या जो कॉग्निटिव थ्योरी है या जो संरचनावादी है, इनका एक हम ओवरव्यू देख रहे थे। उसके बाद फिर हम जो इस थ्योरी में या इस विचारधारा में जो भी हैं मनोवैज्ञानिक, उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे पियाजे का इसमें बताया गया, हम लोग के सिलेबस में है पियाजे का, जेरोम ब्रूनर का है, तो इन सब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब आज का जो टॉपिक है, जैसे कि इसमें पहले बताया गया है कि व्यवहार जो है, व्यवहारवाद हम लोग पढ़ चुके हैं। और स्किनर की जो अधिगम की थ्योरी और उसका क्या इम्प्लीकेशन अनुदेशन में होगा, वो भी टेक्नोलॉजी में वो भी हम पढ़ चुके हैं। और आज का जो है कॉग्निटिव एंड कंस्ट्रक्टिव, जो कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो कॉग्निटिव क्या होता है, ठीक है। जो कॉग्निटिव है, कॉग्निटिव का अर्थ होता है ज्ञानात्मक पक्ष से, यानी कि जो ज्ञान है, ज्ञान के पक्ष से बात होती है। वहाँ पे हम लोगों को पढ़ा था व्यवहारवाद में पढ़ा था कि जो एक्सटर्नल, जो एक तरीके से कंडीशनिंग करके, अनुक्रिया करके बच्चे को सिखाया जा सकता है, उसके व्यवहार में चेंजेस लाए जा सकते हैं, उसको लर्निंग कराई जा सकती है। तो यहाँ पे जो बात होगी, यहाँ पे पूरा जो बात होगी वो है इंटरनल ज्ञान की बात होगी, यानी कि जो मेंटली उसकी योग्यता है, एबिलिटी है, उसकी बात होगी, ठीक है। तो यहाँ पे कॉग्निटिव का अर्थ है ज्ञानात्मक पक्ष से है। इसमें बात होती है मानसिक क्षमता की, इंटरनल लर्निंग की, संज्ञानात्मक विकास के तहत जो संवेदना है, प्रत्यक्षीकरण है, कल्पना, स्मरण शक्ति और तर्क शक्ति, विचार शक्ति, निरीक्षण शक्ति और सामान्यकरण और बुद्धि, भाषा संबंधी योग्यता, समस्या समाधान योग्यता, ये सारी जो योग्यताएं हैं वो आपके ब्रेन से जुड़ी हुई हैं, आपकी थिंकिंग से जुड़ी हुई हैं। जैसे जैसे बच्चे का विकास होता है, एज बढ़ती है, तो पियाजे की थ्योरी के अनुसार जैसे जैसे उसके स्टेज, उसका एक एक स्टेज वो बढ़ता रहता है, उसकी जो कॉग्निटिव जो उसका डेवलपमेंट है वो होता रहता है, उसी की बात यहाँ पे हो रही। तो यहाँ पे सारी चीज़ें जो हैं आपकी थिंकिंग से जुड़ी होंगी, यानी कि समस्या समाधान योग्यता, निर्णय क्षमता आदि योग्यताओं को शामिल किया जाता है, ठीक है। ये आपका हो गया कॉग्निटिव, यानी कि जो ज्ञानात्मक पक्ष है उसकी बात हो गई। अब जो संरचनावादी है, संरचनावादी जो हैं वो क्या कहते हैं, उनके हिसाब से क्या विचारधारा है, वो कहते हैं कि जो नया ज्ञान है जो कि निर्मित होता है, जो नया ज्ञान है जो निर्मित होता है, वो पुराने ज्ञान या अनुभव से निर्मित होता है। जैसे अब आप लोग जब छोटे थे, आप लोगों ने पहले अल्फ़ाबेट सीखे, आपने पूरी वर्णमाला सीखी, ठीक है, का खा गा पूरा सीखा आपने। उसके बाद आपने जो सेंटेंस कैसे बनाते हैं, फिर धीरे धीरे आपने पूरे पूरे पैराग्राफ लिखने लग गए। तो आप लोग जो पुराना ज्ञान था, जो आपने वर्णमाला सीखी थी, जो अल्फ़ाबेट सीखी थी, उसी पे ये सब निर्धारित था। पहले आपने वो सीखा, फिर पुराने ज्ञान से नए ज्ञान का नया ज्ञान कंस्ट्रक्ट हुआ, ठीक है। अगर आप छोटे थे तो आपने साइकिल चलाई होगी, जब साइकिल आपने सीख ली है तो बैलेंसिंग आपको आ गई। तो जब आप स्कूटी सीखेंगे या आप बाइक चलाते हैं, तो वो जो आपने सीखा था, पुराना ज्ञान, जो अनुभव सीखा था, वो आपका वहाँ पे भी काम आएगा और आप बाइक चलाना और स्कूटी चलाना बहुत आसानी से सीख जाएंगे। तो यहाँ इनका कहने का मतलब यही है कि जो हम नया ज्ञान प्राप्त करते हैं वो सदैव पुराने ज्ञान पर आधारित रहता है। आई होप बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो नया ज्ञान जो है निर्मित होता है, वह पुराने ज्ञान या अनुभव से निर्मित होता है और उस पर निर्भर होता है, ठीक है। संरचनावाद में प्रत्येक छात्र की जो सक्रियता होती है, सक्रियता से पूर्व ज्ञान या नवीन ज्ञान की जो अंतरक्रिया होती है, ज्ञान उससे नए ज्ञान की संरचना होती है। और इसके जो इसमें जिन लोगों ने इसमें काम किया है इस क्षेत्र में, वो हैं विलियम वुन टिचनर, जेरोम ब्रूनर और वाई गोत्स्की। इसको हम पढ़ेंगे, जेरोम ब्रूनर को और वाई गोत्स्की जो हैं उनको पढ़ेंगे। और जीन पियाजे, गार्डनर आदि प्रमुख समर्थक हैं इस क्षेत्र के, ज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव जो क्षेत्र है उसका। और जो भी इसमें बताया गया, जो भी नया ज्ञान है वो पुराने ज्ञान या पुराने अनुभव से आपका कंस्ट्रक्ट होता है, ठीक है।
अब ये आपका है जो जीन पियाजे की थ्योरी हमको बताई गई इसे पढ़ने के लिए, उसको हम पढ़ते हैं, क्योंकि अगर इनकी थ्योरी को हम लोग नहीं पढ़ेंगे, किस तरीके से इन्होंने बताया है कैसे बच्चे का थिंकिंग डेवलप होता है, तो हम उसका अनुदेशन में किस प्रकार से वो उपयोगी है, यूज़ है, वो नहीं जान पाएंगे। इसलिए इसको पढ़ना ज़रूरी है और ये आपके हर पेपर में काम आता है, चाहे टेट की परीक्षा दे रहे हैं, चाहे आप नवोदय विद्यालय में दे रहे हैं, चाहे आप प्रोफेसर की आप नेट दे रहे हैं, कोई भी परीक्षा आप दे रहे हैं टीचर से रिलेटेड, सब में ही ये आपका उपयोगी होता है। ठीक है, तो जीन पियाजे की जो थ्योरी है उसको पढ़ते हैं। इनको चाइल्ड साइकोलॉजी का फादर कहा जाता है, जो बच्चों का जो डेवलपमेंट उनका थिंकिंग का होता है। ठीक है, तो जीन पियाजे को जो चाइल्ड साइकोलॉजी है, जो मनोविज्ञान है एक बच्चे का, उसको उसका फादर कहा जाता है। तो जीन पियाजे कहते क्या है, जीन पियाजे ने देखिए 3 चीज़ों पे ज़्यादा जोर दिया है। पहला इनको जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, इन्होंने स्टेज की बात की है कि जैसे जैसे बच्चे का उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे उसका एक एक करके उसका उम्र बढ़ता रहता है, एज बढ़ती रहती है, तो उसी के हिसाब से उसका जो थिंकिंग प्रोसेस है वो डेवलप होता रहता है, उसका विकास होता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 स्टेज की बात करते हैं और ये क्या करते हैं, ये बायोलॉजिकल मैच्योरेशन की बात करते हैं कि जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ती है, जो उसका ब्रेन है वो डेवलप होता रहता है, बायोलॉजिकल उसमें मैच्योरेशन आती रहती है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा अगर हम कहेंगे सबसे ज़्यादा इन्होंने जोर दिया है तो एज, स्टेज और बायोलॉजिकल मैच्योरेशन पर जोर दिया है। उसके बाद इन्होंने बल दिया है एक्टिविटी, फिजिकल वर्ल्ड, यानी कि जो बच्चा है जब छोटा होता है, यहाँ से अभी हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ से जब बहुत छोटा होता है बच्चे तो क्या करता है, वो फिजिकल वर्ल्ड से एक्टिविटी करके भी बहुत सी चीज़ें सीखता है। और तीसरा है कि सोशल एक्सपीरियंस, जिस समय कि अपने समाज में रहता है, समाज में सबसे अंतर्क्रिया करता है, सबको देखता है, जो वातावरण है उसको देखता है, उससे भी वो बहुत सी चीज़ें सीखता है। तो उन्होंने जो अगर हम कहें सबसे ज़्यादा बल जो दिया है, इन्होंने एज पर दिया है, यानी बायोलॉजिकल मैच्योरेशन पे बल दिया है, स्टेज पे बल दिया है। दूसरा इन्होंने दिया है उससे कम जो है वो एक्टिविटी फिजिकल वर्ड से दिया है। तीसरा है इनका सोशल एक्सपीरियंस से सीखता है। ये 3 चीज़ें इन्होंने दी हैं। ठीक है, अब उसके बाद ये बात करते हैं इनकी जो टर्म्स हैं जो बहुत जो इम्पोर्टेंट है उनको देख लेते हैं। ये बात करते हैं डिसइक्विलिब्रियम की। ठीक है, उसकी बात करते हैं डिसइक्विलिब्रियम की और से मतलब इसका मतलब क्या होता है, इसके कन्फ्यूजन है कि बच्चा जो कन्फ्यूज रहता है। ठीक है, फिर उससे जब वो थोड़ा थोड़ा जब वो उसकी एज बढ़ती है, उसका ब्रेन डेवलप होता है, तो वो इक्वली वेरियम की तरफ जाते हैं, इनकी बैलेंसिंग की तरफ जाता है। यानी कि जो भी वो कन्फ्यूजन थी, जो भी ज्ञान का कन्फ्यूजन था, जो भी कंसेप्ट उसको क्लियर नहीं था, वो धीरे धीरे क्लियर होने लगते हैं। जैसे अब मान लीजिए बच्चा ने ऐसे किया है कि बच्चा जैसे सूप पी रहा है। ठीक है, तो बच्चे क्या करता है, जब बच्चा कहीं अब बच्चे ज़्यादातर बच्चे घर में सूप पीते हैं, तो वहाँ पे उसने ये एक धारणा बना ली है कि जो सूप होता है वो बहुत ही डिलीशियस होता है। ठीक है, तो अब बाई चांस कभी उसको अपने दोस्त के घर गया, वहाँ पे भी ये सूप उसने पिया, सूप पीने के लिए उसके पास है, तो उसने पहले से सोच रखा है कि ये तो बहुत ही अच्छा होगा, लेकिन वो उसको पीता तो उसको बहुत कड़वा लगता है और उसको एक तरह से बहुत उसे चिढ़ जाता है कि, तो वहाँ पे एक जो उसने पहले एक वो बना रखा था, तो अब उसका ज्ञान जो हो रहा है धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। तो ये जो कन्फ्यूजन है उसकी जब देखते हैं, जब कि छोटा बच्चा होता है, जब उसमें कन्फ्यूजन होती है, ठीक है, तो वो धीरे धीरे बैलेंसिंग की तरफ जाता है। तो अब उसका ये क्लियर हो गया पॉइंट कि क्या नाम, सारे जो सूप हैं वो सारे अच्छे या मीठे नहीं होते, कुछ कड़वे भी होते हैं। तो एक तरीके की जब वो बैलेंसिंग हो गई, जो कन्फ्यूजन था वो दूर हो गया और ज्ञान का बैलेंसिंग हो गई, वो ज्ञान जो था उसका थोड़ा डेवलप हुआ। तो इसके अगर हम बैलेंसिंग की बात करते हैं, इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, तो इसमें एक होता है एडेप्टेशन का होता है और ऑर्गेनाइज का होता है। इसमें 2 हैं, एक एडेप्टेशन का है और इधर आपका ये जो है यहाँ पे ऑर्गेनाइज का है। ठीक है, तो ये आपका है। तो इसमें 2 आपके बताए हैं, एक तो एडेप्टेशन का है और ऑर्गेनाइज। जब और ज़्यादा बच्चा डेवलप होता है, उसका ब्रेन डेवलप होता है, तो वो हर चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना सीख जाता है। तो उसके बाद आप देखते हैं कि इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये बताते हैं एडेप्टेशन में बताते हैं कि एक होता है एसिमिलेशन और दूसरा है
अकोमोडेशन। तो ये दो प्रक्रिया बताई हैं। इसमें ये प्रक्रिया क्यों बताई? इस प्रक्रिया में देखिए यही है कि जब उसने देखा था, पहले वो जब सूप पीता था तो उसके माइंड में एक तरीके से उसने सोचा कि सभी अच्छे होते हैं। तो फिर बाद में जब उसका, और फिर बाद में जब वो उसने दूसरा दोस्त के घर गया, वो सूप पिया, तो उसको कन्फ्यूजन हुई कि मैंने तो सूप जो पिए थे अभी तो वो सब अच्छे थे, लेकिन ये तो एक कन्फ्लिक्ट सा उसके माइंड में आ गया था, कन्फ्यूजन सी हुई। फिर उसने ये एक नई धारणा उसमें जोड़ी, नया ज्ञान उसमें जोड़ा कि सभी सूप जो है वो मीठे या डिलीशियस नहीं होते हैं, कुछ कड़वे भी होते। तो नया ज्ञान जो है उसने एडेप्टेशन किया या अकोमोडेशन किया नए ज्ञान का। तो इसी को बताया गया है कि बच्चा जैसे जैसे उसके एज में एज बढ़ती है, वैसे वैसे जो उसकी कन्फ्यूजन है वो दूर होती रहती है और बैलेंसिंग की तरफ आता है, हर चीज़ को कैसे ऑर्गेनाइज करना है उसकी तरफ आता है। ठीक है, चलिए अब इनकी एक टर्म है मानसिक संक्रिया क्या होती है, मेंटल ऑपरेशन क्या होता है। बालक द्वारा समस्या समाधान, कोई भी अगर समस्या उसके सामने आ रही है, समस्या समाधान के लिए किए गए चिंतन, जो थिंकिंग करता है उसी को मानसिक संक्रिया कहते हैं। यानी कि जो भी थिंकिंग है उसी को हम मानसिक संक्रिया कहते हैं। अब अगला टर्म है स्कीमा। स्कीमा क्या होता है? ज्ञान की मानसिक संरचना, इसको कहते हैं ज्ञान की मानसिक संरचना। अब कोई भी चीज़, मान लीजिए आप होटल में गए हैं, आप रेस्टोरेंट में कोई चीज़ खाने के लिए वहाँ पे ऑर्डर देते हैं, तो अगर आप कोई चीज़ ऐसी ऑर्डर करते हैं जो आपने पहले खाई हुई है, तो उससे रिलेटेड जो स्कीमा है, जो ज्ञान है, वो आपके माइंड में है कि हाँ वो चीज़ देखने में ऐसी होगी और उसमें ये जो सामग्रियाँ हैं ये सब पड़ी होंगी। आप लोग पहले से सोच लेंगे, आपके माइंड में ये है क्योंकि आपने उसको पहले खाया हुआ है, देखा हुआ है। ठीक है, तो एक स्कीमा आपके माइंड में बना हुआ है। लेकिन अगर आप कोई ऐसी चीज़ का ऑर्डर करते हैं जो आपने खाया ही नहीं है, तो उससे रिलेटेड कोई भी स्कीमा आपके माइंड में नहीं होगा कि वो देखने में कैसी होगी, उसमें क्या क्या चीज़ें पड़ी होंगी, ये सब कुछ आपको पता नहीं होगा। तो उससे रिलेटेड जो स्कीमा है, ज्ञान की संरचना आपके माइंड में नहीं होगी। ठीक है, तो इसी को पियाजे जो है स्कीमा बताते हैं, ज्ञान की मानसिक संरचना। अब जो है इन्होंने स्टेज के बारे में बताया है कि कौन कौन सी स्टेज है, उसको देख लेते हैं। पहला स्टेज इन्होंने बताया है सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज क्या होता है? ये होता है संवेदी पेशी अवस्था या इंद्रिय गतिक अवस्था। अब यहाँ इंद्रियों की बात होती है, यानी कि सेंसेस की बात होती है। या तो यहाँ पे बच्चा क्या करेगा, एक तो सेंसेस से अपने जो भी कार्य हैं उसके होंगे, उससे होंगे छोटा, जो कि 0 से लेकर 2 साल की बात हो रही है। और जो गतिविधियों से, यानी कि आपने हाथ पैर हिलाता है, आपने देखा होगा छोटा बच्चा होता है, भूख लगती है तो वो रोता है, वो उसकी भाषा उसको नहीं आती है, वो रोता है, हाथ पैर अपने हिलाता है, तो जिससे पेरेंट्स समझते हैं कि हाँ इसको भूख लगी होगी, क्योंकि उसी को भाषा तो पता नहीं। इसी प्रक्रियाओं से, इन्हीं गतिविधियों से अपने आप को, अपनी बात को शो करता है। ठीक है, तो यहाँ पे बात जो है वो होगी सेंसरी और मोटर स्टेज है, इसलिए इसको कहा जाता है। बच्चा इस अवस्था में ज्ञान इंद्रियों की सहायता से वस्तुओं और ध्वनियों, रसों व गंध आदि का अनुभव करता है। इसी को रिफ्लेक्स एक्शन कहा जाता है। अब ये जो अपने छोटे बच्चे, बहुत छोटे बच्चे, अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो आप ये सोचिए माइंड में कि 0 से 2 साल तक का बच्चा जो है, वो जब बहुत छोटा होता है तो उसके हाथ जो पूरे खुले नहीं होते, थोड़े से हल्के से उंगलियां मुड़ी होती हैं। अगर आप एक उंगली उसमें डालते हैं, उसके हाथ में डालते हैं, तो वो ऐसे पकड़ लेता है उसको। ठीक है, वो जानबूझ के नहीं पकड़ता, वो उंगली खुद ही उस उंगली को पकड़ लेती हैं। तो ये, और उसकी जो पलकें हैं, बहुत से ऐसे एक्शन हैं जो अब आपके समाप्त हो चुके हैं। अब आप कोई भी कार्य करते हैं तो आप उसको जो इंटेंशन से करते हैं, यानी कि आपका इरादा होता है उसको करने का, आपका गोल होता है उसको करने का। लेकिन उस समय जो बच्चा बहुत छोटा था, उस समय बहुत से एक्शन जो हैं वो रिफ्लेक्स थे, जैसे कि आंखें पलकें झपकती रहती, वो तो अभी भी होती हैं आप लोगों के, हम लोग को पता नहीं चल रहा है पलकें झपक रही हैं। अगर हम लोग सो रहे हैं, अचानक हमारा हाथ किसी चीज़ में, गर्म चीज़ में टच भी कर जाता है या कुछ ऐसा हो जाता है तो हमारी आँख खुल जाती है। तो क्या है, ये भी एक ऐसे रिफ्लेक्स एक्शन है ये भी। तो इस तरह के जो एक्शन है वो होते रहते हैं। अब आप सांस लेते नहीं हैं, सांस सोते रहते हैं, तब भी सांस आपकी चलती रहती है, हार्ट बीट अंदर होती रहती है, ये भी ऐसे एक्शन हैं।
तो जब बच्चा बड़ा होता है तो ये बाहरी जो एक्शन है, रिफ्लेक्स एक्शन अंदर तो होते रहते हैं, जो बाहरी हैं वो समाप्त हो जाते हैं, और पलकों का तो अभी भी आपका चलता ही रहता है। तो ये एक्शन जो है वो समाप्त हो जाते हैं और बच्चा गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करने लगता है। यानी कि पहले तो बच्चा अपने आप ही, उसका कोई हाथ पैर हिलते थे, भूख लगी है, रो रहा है, हाथ पैर हिले, कोई उसका उस बात को, उसका कोई गोल नहीं होता था कि करना है। लेकिन जब बच्चा थोड़ा और 1.5 साल का हुआ, 2 साल तक हुआ, तो बच्चा मान लीजिए बैठा है, उसके पास कोई कुर्सी है या कोई चीज़ उसमें, मान लीजिए कॉफ़ी रखी है, तो वो क्या करेगा, वो उसको उसके पास जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। और जब वो उसको सब बोलेंगे, चिल्लाएंगे कि मत छुए, लेकिन उसको छू लेगा। जब वो जल जाएगा तो फिर हाथ तुरंत उठा लेगा। तो क्या होता है, वो उसको यहाँ पे जो वो काम कर रहा है, जो बिहेवियर कर रहा है, वो अपने आप जा रहा है, ये अपने आप हो नहीं रहा है, वो खुद जा रहा है, वहाँ पे कर रहा है उसको। इसीलिए को बताया गया, इसी चीज़ को बताया, गोल डायरेक्टिव बिहेवियर करता है और इमिटेशन करना आ जाता है। वो जो बच्चा छोटा होता है, देखते हैं आप लोग कि कभी गुड़िया गुड्डा का खेल करते हैं, कभी घर बनाएंगे, इस तरीके की जो इमिटेशन वाले, घर में जो वातावरण में जो देखता है उसका वो नकल करने लगता है, ठीक है। तो इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो अगर हम इमिटेशन वाली चीज़ देते तो जो चीज़ उसने देखी है अपने वातावरण में, उसको उसके माइंड में वो चीज़ रहती है, तो उसको दोबारा वो करता है। इसका मतलब इससे हम क्या समझते हैं कि जो उसकी मेमोरी है, वो याददाश्त है, उसकी डेवलप हो रही है, ठीक है, तो उसका विकास हो रहा है। तो ये स्टेज जो है, इस स्टेज को ऑब्जेक्ट परमानेंस की स्टेज कहा जाता है, ठीक है। अब दूसरी स्टेज की बात करते हैं तो यह है प्री ऑपरेशनल स्टेज, ये कि 2 से लेकर 7 साल की उम्र तक होती है। इसमें बच्चा क्या क्या करता है, इसमें देखिए, बच्चा एनिमिज्म, यानी कि इस अवस्था में बच्चा 4 साल तक की बात अगर करें हम, तो ये जो निर्जीव वस्तुएं हैं उनको सजीव समझता है। यानी कि अगर मान लीजिए बच्चा गिर गया, उसको चोट लगी, या उसको मेज से चोट लग गई है, मेज जरा सा लग गया, तो रोने लगता है। तो पेरेंट्स क्या करते हैं, उसको मेज को ऐसे मारते हैं हाथ से, कहते हैं कि देखो इसको, जो मैंने भी मार दिया, इसने आपको मारा था, इसको भी मार दिया। तो वो चुप हो जाता है बच्चा। तो बच्चा क्या समझता है, बच्चा समझता है सारी चीज़ें जो है निर्जीव नहीं, सारी चीज़ें सजीव हैं। कभी कभी ज़मीन पे गिर गया तो आपने देखा कि पेरेंट्स क्या करते हैं, ऐसे ज़मीन पे मार देते कि देखिए मैंने इसको मार दिया, आपको चोट लग गई थी ना, आप गिर गए थे। तो वो चुप हो जाता रहता, तुरंत चुप हो जाता है। तो यहाँ सब वो बच्चा क्या करता है, यहाँ पे 2 से 7 साल के बच्चे जो हैं वो निर्जीव वस्तुओं को भी सजीव समझते हैं, ठीक है। और दूसरा जो ट्रांसडेक्टिव रीजनिंग की बात होती है, इलॉजिकल रीजनिंग होती है, यहाँ पे क्या करता है बच्चा कि यहाँ पे वो जो भी लॉजिक देता है वो लॉजिक ठीक नहीं होते हैं। जैसे ट्रांसडेक्टिव रीजनिंग की मतलब यहाँ पे ये है कि अगर बच्चे ने देखा कि कभी सुना कि इसे कुत्ता जो है वो भौंक रहा है, ठीक है, और उसके बाद अचानक एक बैलून फूट जाता है, तो वो बाद में क्या करेगा, उसने वो कहेगा बाद में, फिर दोबारा जब ऐसा होगा तो कहेगा कुत्ते ने भौंका इसीलिए जो गुब्बारा है फूटा। इसका कोई लॉजिक नहीं है। अब वो, अगर वो बारिश हो रही है तो कहेगा, अगर बारिश हो रही है तो वो कहेगा कि धूप नहीं है इसलिए बारिश हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके से उसकी बातों का कोई लॉजिक नहीं होता है, इसी को हम लोग ट्रांसडक्टिव रीजनिंग कहते हैं। इलॉजिकली बात करता है उसमें। तो उसके बाद है इरिवर्सिबिलिटी। इसका मतलब क्या है, पियाजे ने अपने बच्चों पे ही एक्सपेरिमेंट किए थे। तो उन्होंने अपने बच्चे को, वो एक बार जैसे स्कूल बस से जाता था तो वो मिस हो गई, तो वो बच्चे को साथ में अपने साथ ले जा रहे थे, स्कूल ले गए। और वहाँ पे जब पैदल पैदल ले गए स्कूल में, तो बाद में उस बच्चे से कहा कि अब तो आप रास्ता जान गए हैं, रास्ता तुम जान गए हो भाई, कैसे आना है घर पे, रास्ता जान गए हो, तो अब अपने आप आ जाना, ठीक है। अब वापस जब छुट्टी होगी आपकी तो आप अपने आप आ जाना। तो उस बच्चे ने कहा कि मुझे घर से स्कूल आने का रास्ता पता है, लेकिन स्कूल से घर जाने का रास्ता पता नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो उस ज्ञान को उल्टा नहीं कर पा रहा है कि अगर वो रास्ता घर से स्कूल का रास्ता वही है, तो वो ये नहीं समझ पा रहा कि स्कूल से घर का रास्ता भी वही होगा। तो यहाँ इसी को हम इरिवर्सिबिलिटी कहते हैं, यानी कि वो ये नहीं समझ पा रहा कि जो रास्ते से हम आए उसी रास्ते से जाएंगे। वो सोच रहे कि इसका घर से, स्कूल से घर का रास्ता दूसरा होगा, ठीक है। तो वो जो ज्ञान उसने सीखा उसको रिवर्स नहीं कर पा रहा, उल्टा नहीं करके नहीं जान पा रहा है। तो ये बात उन्होंने इसमें देखी। और आगे देखते हैं कि
ईगो सेंट्रिज्म, इसमें बच्चे क्या होते हैं, बच्चे अपने विचार को, जो बच्चा सोचता है कि जैसा मैं सोचता हूँ वैसी दुनिया, पूरी दुनिया सोच रही है, तो बच्चे अपने विचार को सही मानते हैं। बच्चे समझते हैं कि सारी दुनिया उन्हीं के इर्द गिर्द है, और इसी को पियाजे जो हैं आत्म केंद्रितता का नाम देते हैं। यानी कि जो बच्चा सोचता है कि जो मैं सोच रहा हूँ वो हर एक चीज़ सोच रहा है, जो मेरे हिसाब से ठीक होगा वही सबके हिसाब से होगा, जो मेरा नज़रिया होगा वही सबका नज़रिया होगा। तो इसी को ईगो सेंट्रिज्म कहते हैं। अगला है, इन्होंने बताया है सेंटरेशन। इसमें इसका मतलब ये होता है कि एक ही पक्ष में बच्चे देखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए आपने, बच्चे कोई भी चीज़ के सब पक्षों को नहीं देख पाते। इस एज में बच्चे किसी भी चीज़ के सब पक्षों को नहीं देख पाते हैं। इसमें क्या करते हैं बच्चे, अगर मान लीजिए आपने, मतलब कि वो कम और ज़्यादा का अनुभव नहीं कर पाते कि कम क्या है ज़्यादा क्या है, इसको ठीक से समझ नहीं पाते हैं। अगर बच्चे को आपने एक चॉकलेट दी, ठीक है, और एक चॉकलेट की जगह उसी चॉकलेट को आधा आधा कर दिया। मान लीजिए एक चॉकलेट है, ठीक है, और एक चॉकलेट को उन्होंने आधा आधा कर दिया है। अब एक जगह तो उन्होंने एक चॉकलेट पूरी रखी है, और एक जगह पे उन्होंने उसी के जैसे चॉकलेट को आधा आधा करके रख दिया है। तो वो बच्चे से कहा जाए कौन सी लोगे, तो बच्चा जो पूरी वाली चॉकलेट है वो एक है ना, तो उसको नहीं लेगा। बच्चा जो दो चॉकलेट है ना, जब वो ये नहीं समझ पा रहा कि जो दो चॉकलेट है वो मिला के एक ही है, उसी के बराबर, ये नहीं समझ पा रहा, वो जानेगा एक ज़्यादा है, दो है, तो वो उसी को लेगा। ठीक है। अब मान लीजिए आपने उसको सिक्के दिए, आपने कहा कि 10 के सिक्के देने हैं, 10 के सिक्के एक जगह रखे आपने, वो एक सिक्का हो गया, और उसी के जगह पे आपने 5-5 के सिक्के रख दिए, तो वो दो सिक्के जो 5-5 के वो उसको लेगा, 10 का सिक्का नहीं लेगा, क्योंकि वो दो है ना, तो उसको वो कहेगा ये ज़्यादा है। ठीक है, तो वो ये समझ पा रहा है कि ये सब बराबर है, तो एक तरीके से एक ही पक्ष को देख रहा है वो, तो इसी को सेंटरेशन बोलते हैं। ठीक है, चलिए, तो मानसिक रूप से सभी जो अपरिपक्व होने के कारण वह समस्या समाधान के दौरान समस्या के एक ही पक्ष को देखता है, सब पक्ष को नहीं देख पाता। चलिए, तीसरा स्टेज जो है वो है कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज। अब कॉन्क्रीट का मतलब क्या होता है, जो मूर्त चीज़ें हैं, जो आंखों से दिखती हैं, आपकी आंखों के सामने जो भी चीज़ें दिखती हैं वो सारी मूर्त हैं। ठीक है, और इसी का उल्टा आगे हम पढ़ेंगे, जो 4 स्टेज है उसमें अमूर्त चीज़ें होती हैं जो आंखों से नज़र नहीं आती, लेकिन अगर कोई चीज़ हमको बताई जा रही है तो उसकी जो उसका दृश्य है, जो उसकी फ़ोटो है वो हमारे मायने बन जाती है, वो होता है अमूर्त चिंतन। ठीक है, तो कॉन्क्रीट का मतलब है मूर्त चिंतन। ये मूर्त चिंतन की अवस्था होती है, ये 7 से 11 साल की उम्र में होता है। इसमें क्या होता है, तर्क क्षमता का विकास शुरू हो जाता है, जो भी इसकी थिंकिंग है लॉजिकल वाली वो स्टार्ट हो जाती है, रिवर्सबिलिटी आ जाती है। जैसे कि अभी हमने पढ़ा था कि वो नहीं समझ पा रहा था कि अगर घर से स्कूल जाते हैं उसी रास्ते से वापस आएंगे, ये नहीं जान पा रहा था, लेकिन वो चीज़ अब ठीक होने लगती है, वो समझ पाता है, हर चीज़ को क्लासिफिकेशन कर पाता है। इस अवस्था में बच्चे वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर नापते हैं। जैसे मान लीजिए अब आपने फैलाया हुआ है पूरी चीज़ें, यहाँ पे केले भी डाले हुए हैं, सेब भी डाले हुए हैं, आम भी डाले, तो वो क्या बच्चा करेगा, सेब को साथ में रख देगा, सब सेब को उठा के एक साथ रखेगा, केले को अलग अलग उठा के रख देगा। तो जो क्लासिफिकेशन वाली वो चीज़ें होती हैं वो उसमें आ जाती हैं। इस अवस्था में बच्चे उस वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर पहचानना शुरू कर देते हैं। अगला पॉइंट है कि डिसेंट्रेशन, जो हम लोगों ने भी पढ़ा है, तो कंजर्वेशन, कि जब कोई ज्ञान जो पदार्थ रूप में बदल जाने के बाद भी मात्रा, संख्या, भार और आयतन की दृष्टि से समान रह जाता है, उसे कंजर्वेशन कहते हैं। तो यहाँ पे बच्चा जो है वो जान नहीं पा रहा था, अब जो है बच्चा सब जान जाएगा। अब अगर कुछ उसको एक चॉकलेट के बाद अगर एक चॉकलेट दी जाए और फिर एक उसी चॉकलेट के 2 टुकड़े करके साथ में रखे जाए तो समझ जाएगा वो, फिर एक भी ले सकता है, 2 भी ले सकता है, उसकी मर्जी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो उसके अंदर जो आपको भी पता है कि एक ही पक्ष के बारे में जानता था, अब सभी पक्षों को देखेगा। ठीक है, अब बच्चा जो है कॉज और इफेक्ट को समझ पाएगा कि अगर ये कारण है तो इसका इफेक्ट ये है, उस चीज़ को भी समझ पाएगा। इसके अलावा जो कर्मानुसार व्यवस्था, वर्गीकरण करना, पारस्परिक संबंधों आदि को जानने का भी ये भी जानने लगता है। और तीसरा है ट्रांसिटिविटी लॉजिकल, यानी मूर्त से ऑब्जेक्ट यूज़ करके ट्रांसिटिविटी लॉजिकल भी करने लगता है। यानी कि अगर आपने कहा कि बी जो है वो ए से बड़ा है,
बी जो है वो ए से बड़ा है तो वो क्या करेगा, ऐसे नहीं समझ पाएगा, तो दो ऑब्जेक्ट लेगा, दो पेंसिल लेगा। जो बी है, बी कह रहे हैं ए से बड़ा है, तो बी पेंसिल को एक बड़ी पेंसिल रखिएगा, उसको लिखिएगा बी, और एक पेंसिल और छोटी रखिएगा, उसको लिखिएगा, उसको नीचे बता देगा ये ए है। तो इस तरीके से ऑब्जेक्ट का यूज़ करके वो अपना लॉजिक को बताता है। ठीक है। अब फोर स्टेज है, इसमें बताते हैं कि फॉर्मल ऑपरेशन की बात होती है। इसमें वो बच्चा काफ़ी डेवलप हो गया है। ये 11 से लेके आगे तक की जो भी किशोर अवस्था की उम्र है वो सारी है इसमें। और इसमें बच्चा है, उसकी अमूर्त चिंतन, जो अब्स्ट्रैक्ट उसकी थिंकिंग है वो डेवलप हो गई है। वो अमूर्त चिंतन, वो चिंतन उसका थिंकिंग अच्छी कर सकता है, लॉजिकल थिंकिंग कर सकता है। तो यहाँ पे बच्चा, जैसे कि मैंने बताया कि कोई भी अगर चीज़ हम आपको, यहाँ पे मैं आपको कोई भी अगर स्टोरी सुना रही हूँ, कोई बात सुना रही हूँ, तो आपके माइंड में उससे संबंधित सारे चित्र बन जाएंगे, सारे दृश्य बन जाएंगे। आप उसको सोच सकते हैं उसको कि किस तरीके से वो चीज़ें हो रही हैं। इसी को अमूर्त चिंतन कहते हैं। तो अमूर्त चिंतन जो है वो शुरू हो जाता है। और यहाँ पे बच्चे की जो डिटेक्टिव थिंकिंग है, यानी कि जो जांच वाली थिंकिंग है वो शुरू हो जाती है। अब डिटेक्टिव और इंडक्टिव लर्निंग क्या है उसके देखिए, बचपन से हम इंडक्टिव लर्निंग करते आ रहे हैं। अगर हम किसी चीज़ को देखते हैं कि जैसे हमने देखा कि एक सांप को देखा, वो काला है, ठीक है। फिर हम कहीं गए, किसी और जगह पे हमने सांप देखा, वो भी काला है। तो फिर एक जगह और गए, वहाँ पे भी हमने देखा कि काला ही सांप होता है। तो हम लोग अपने मन में एक जर्नलाइज कर लिया, एक ऐसे बना लिया कि जितने भी सांप होते हैं सारे काले होते हैं। ठीक है। तो ज़्यादातर जो चीज़ें हमने सीखी हैं इंडक्टिव थिंकिंग से ही सीखी हैं बचपन से। लेकिन अब बच्चा जब बड़ा होता है तो वो इंडक्टिव से डिटेक्टिव की तरफ आने लगता है। यानी कि अब उसको ये पता है कि जब वो डिटेक्टिव लर्निंग करता है तो उसको ये पता चलता है कि सारे सांप काले नहीं होते। ठीक है, कुछ उसमें किसी भी कलर के सांप हो सकते हैं। तो उसको अब ये बात पता चलती है। तो पहले वो एक स्पेसिफिक जो चीज़ थी उससे जर्नल पे जाता था, इंडक्टिव पे, जब छोटा था। लेकिन अब जब बड़ा हो गया है तो ये बिल्कुल इंडक्टिव का बिल्कुल उल्टा है, विपरीत है डिटेक्टिव। इसमें क्या होता है, जर्नल चीज़ों को, जो जर्नल थ्योरी है उससे, जैसे मान लीजिए उसको संख्या की परिभाषा बता दी गई, तो अब उससे पूछा गया तो वो जो एक उससे रिलेटेड जो भी वस्तुएं हैं, जो इस स्पेसिफिक जो चीज़ें उनको बता देगा कि जैसे मान लीजिए ये मेज है तो ये भी संज्ञा हो गई, ये व्यक्ति का नाम है तो ये भी संज्ञा हो गया, राम है, मीरा है तो ये भी संज्ञा हो गया। तो इस तरीके से वो क्या करता है, जब बड़ा होता है, यानी कि 11 से बाद की बात हो रही है, जब अमूर्त चिंतन करने लगता है तो उसको जो डिटेक्टिव थिंकिंग है उसकी, यानी कि किसी भी थ्योरी से, सामान्य थ्योरी से वो उसकी जो इस स्पेसिफिक चीज़ है उसकी तरफ भी जा सकता है। इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि इंडक्टिव में एस से, यानी कि स्पेसिफिक से वो जर्नल पे जाता है, और सब अगर हम उसको विपरीत करें या डिटेक्टिव पे करें तो वो जी से, यानी जर्नल से वो स्पेसिफिक पे जाता है। ठीक है, ये आपका हो गया। डिटेक्टिव थिंकिंग आपको समझ में आ गई होगी। अब जो बच्चा है यहाँ पे हाइपोथेटिकल थिंकिंग उसकी डेवलप हो जाती है, वो परिकल्पना वो निर्माण करने लगता है। अब बच्चा देखिए, इसका मतलब ये है कि अगर कहीं से अगर धुआं उठ रहा है, ठीक है, तो बच्चा अपनी परिकल्पना लगाएगा कि हो सकता है यहाँ पे आग लग गई हो, या हो सकता है यहाँ पे क्या नाम कुछ हाथ पैर सेकने के लिए आग जलाई गई हो। ये भी परिकल्पना लगा रहा है, अपनी कल्पना सोच रहे कि हो सकता है ये भी हो सकता है यहाँ पे कुछ हवन वन हो रहा हो, उसका धुआं हो। तो कितनी सारी परिकल्पनाएं उसने यहाँ पे लगाई। तो इसी को हम कहते हैं हाइपोथेटिकल थिंकिंग जो है उसकी डेवलप हो जाती है इस उम्र में। और इस उम्र में जो है एडोलसेंट ईगो सेंट्रिज्म हो जाता है। इस अवस्था में ये होता है कि बच्चे अपनी जो छवि है, अपना जो उनका व्यक्तित्व है, उसके प्रति बहुत चिंतित रहते हैं। इस अवस्था में समस्या समाधान की क्षमता भी विकसित होती है, चिंतन में भी क्रमबद्धता आने लगती है। इसमें क्या होता है, अगर हम एडोलसेंट इकोसेंट्रिज्म की बात करते हैं तो इसमें ये होता है कि बच्चा अगर मान लीजिए अपने दोस्तों के साथ खड़ा हुआ है, ठीक है, और अगर कोई व्यक्ति दूर खड़े हुए हैं उनको एक बार देखा और फिर वो किसी और टॉपिक पे बात करें, लेकिन बच्चे को लगेगा
कि शायद मैंने कपड़े नहीं ठीक पहने हुए हैं, या शायद मुझे कुछ बाल वाल मेरे ख़राब हैं, ये व्यक्ति मुझे ही देख के बात कर रहा है, ये मेरी ही बात कर रहा है। लेकिन होता कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन वो सोचेगा। तो मतलब अपने को लेके बहुत ज़्यादा वो बच्चे चिंतन करते हैं कि अगर ज़रा भी हुआ तो तुरंत, अगर ऐसा लगा तो गए, तो ड्रेस वेस अपनी देखी और बाल वाल ठीक किए। तो उनको ये बहुत, अगर कोई उनके बारे में बात नहीं कर रहा हो तो लेकिन उनको लगता है कि हाँ ये मेरी ही बात हो रही है। ठीक है। तो अब ये हम लोग इनकी जो थ्योरी है इसको पढ़ चुके हैं। अब इनका यूज़ जो है वो अनुदेशात्मक अभिकल्प में पियाजे की जो कॉग्निटिव थ्योरी है उसका क्या यूज है उसको देख लेते हैं। ठीक है। तो इसमें देखिए इन्होंने अगर बात की है, ये कंस्ट्रक्टिविज्म की बात करते हैं, संरचना की बात करते हैं, कि कहते हैं कि एक जो, अब इन्होंने स्टेज की बात की है, तो आपने देखा है कि एक स्टेज के ऊपर दूसरी स्टेज निर्भर होती है। जो एक स्टेज में वो ज्ञान सीखता है, उसी ज्ञान से नया ज्ञान सीखता है। अब जब बड़ा होता है उसी ज्ञान से नया ज्ञान सीखता है। तो यहाँ पे क्या है, ये कंस्ट्रक्टिविज्म की बात कर रहे हैं, संरचना की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे एक तो हम क्या कर सकते हैं कि बच्चों की डिस्कवरी लर्निंग जो है उसको डेवलप कर सकते हैं। बच्चा खोज विधि से बच्चे को पढ़ा सकते हैं। ठीक है। और प्रॉब्लम सॉल्विंग उसको दे सकते हैं, कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के बहुत से प्रोजेक्ट उसको दे सकते हैं। आप प्रोजेक्ट दे सकते हैं कि बच्चा के किसी प्रोजेक्ट को दे दिया, उस पर वर्क करेगा, और एनी एक्टिविटी बेस्ड काम दे सकते हैं। और इसमें जो टीचर होता है वो एक फैसिलिटेटर का काम करता है, यानी कि वो खुद जाके उसको नहीं बताएगा, लेकिन बच्चा जो प्रोजेक्ट कर रहा है उसमें वो उसकी हेल्प कर सकता है, मार्गदर्शन कर सकता है। इसीलिए बताया गया टीचर इसमें फैसिलिटेटर का काम करता है। आगे है इंडिविजुअल डिफरेंस। अब यहाँ पे जो, अगर इनकी थ्योरी को देखा जाए तो यहाँ पे टीचर जो पढ़ाएंगे, जो निर्देशन देंगे, वहाँ पे इंडिविजुअल के स्टेज को भी देखेंगे, उसकी क्या डिफरेंस है, कौन से स्टेज में है, उसके अनुसार उसको देखें। जैसे छोटे बच्चे हैं, बहुत छोटे बच्चे आपने देखेंगे तो एनसीईआरटी की जो बुकें होती हैं, देखिए उसमें क्या होते हैं, चित्र बहुत होते हैं। अगर बच्चा कोई भी चीज़ उसको समझाई जा रही है तो उसी के सामने चित्र बना होता है, उस चित्र को देखता है, दृश्य को देखता है, उसको अच्छी तरह समझ में आ जाता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वो जो चित्र है, वो चित्र की संख्या गायब होने लगती है। अब आप लोग जैसे कॉलेज पढ़ते हैं ये सब, तो उसमें देखिए एक भी चित्र नहीं होगा, एक भी दृश्य नहीं होगा, खाली जो आपका पूरा जो टेक्स्ट है वही लिखा होगा, उसी को आप पढ़ेंगे। ठीक है। तो छोटे बच्चे जो है दृश्य से कैसे सीखते हैं, तो जो ये सब चीज़ें जो है टीचर को ध्यान में रखनी पड़ती है, कि इंडिविजुअल जो डिफरेंसेस हैं उसको ध्यान में रखना पड़ता है। और बच्चे की जो कॉग्निटिव लेवल है, यानी कि वो अभी फर्स्ट स्टेज में है, सेकंड में है, किस तरीके से वो सीखेगा, उसको देखते हुए बच्चे को रेडी कराया जाता है। जिस ज्ञान को लेने के लिए रेडी रहता है उसी ज्ञान को दिया जाता है। ठीक है। अभी अगर मान लीजिए वो छोटा बच्चा है, अगर आपने स्टेज का ध्यान नहीं रखा है तो आप उसको 10th की मैथ नहीं करा सकते। छोटा बच्चा है, उसी के हिसाब से उसको मैथ कराई जाएगी, उसको चीज़ें सिखाई जाएंगी। अगर उसको आप अगर आप उसको मान लीजिए कंप्यूटर भी सिखा रहे हैं, ये जैसे मैं इसमें बताया CBI, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, तो वो भी आप धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। पहले कंप्यूटर में छोटी चीज़ें बताएंगे, जो बच्चा सीख पा रहा है उसको चित्र के माध्यम से, उसको पेंटिंग के माध्यम से सिखाएंगे, फिर धीरे 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 उसको बढ़ाएंगे। तो ये चीज़ जो है बच्चे की जो कॉग्निटिव लेवल है उसको देखना पड़ता है जब टीचर निर्देशन देंगे। और रेडी, बच्चा कितने ज्ञान को लेने के लिए रेडी है, उस ज्ञान को लेने के लिए इसको देखा जाएगा। इसी को रेडीनेस टू लर्न कहते हैं। और उसके बाद रोल प्लेइंग, जैसे हमने पढ़ा था कि इमिटेशन उसके अंदर आ जाती है। ठीक है। इमिटेशन का आ गया है, तो इमिटेशन अगर वो कर लेता है, नकल करता है, तो रोल प्लेइंग द्वारा हम उसको सिखा सकते हैं। और हम लोगों ने जैसे पढ़ा है कि उसकी डिटेक्टिव लर्निंग शुरू हो जाती, थिंकिंग शुरू होती है, उसको हम जैसे प्रोजेक्ट देते हैं या हम डिस्कवरी देते हैं, तो डिस्कवरी लर्निंग कराते हैं, तो ये सब चीज़ हैं उसमें काम आती हैं। तो आप लोगों ने देखा कि ये सारी यूजेस जो हैं वो हम अनुदेशन में, यानी कि जो अनुदेशन टेक्नोलॉजी है उसमें इसका यूज़ कर सकते हैं, पियाजे की थ्योरी का। तो बच्चों आप लोगों को अगर कोई चीज़ समझ ना आई हो तो कमेंट के द्वारा बता सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।